सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक 15 साल की बलात्कार पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे देता है और दूसरी तरफ एक विधवा को 32 हफ्ते में मना कर देता है। हाँ बिल्कुल, एक ही देश, एक ही कोर्ट, फिर भी न्याय के दो अलग-अलग पैमाने। आखिर कैसे हो सकते हैं? मतलब ये बहुत अजीब लगता है। देखिए, यही वो ग्रे एरिया है जहां कानून, नैतिकता और हमारा जो मेडिकल साइंस है वो आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं। सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस के एक हालिया संपादकीय के जरिए हम गहराई से समझेंगे कि महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता यानी अपनी बॉडी पर खुद का नियंत्रण और गर्भपात से जुड़े कानूनी पहलू आज असल में कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 साल की नाबालिग वाला फैसला सुनाया ना, वो इस चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। जहां कोर्ट ने एम्स की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गर्भपात का अनुरोध किया गया था। हाँ, एम्स की वो सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव प्ली। कोर्ट का संदेश बहुत साफ था कि राज्य को नागरिक की पसंद का सम्मान करना ही चाहिए। मतलब इसे ऐसे देख सकते हैं कि किसी नाबालिग पर अवांछित गर्भ थोपना ऐसा है जैसे किसी को ऐसा शारीरिक और मानसिक बोझ उठाने के लिए मजबूर करना जिसे उसने कभी चुना ही नहीं। सही कह रही हैं आप। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों में मेडिकल प्रक्रियाओं को गरिमा या डिग्निटी के अधिकार से ऊपर रखा जा सकता है? जब कोर्ट इतना साफ रुख अपना रहा है तो फिर अक्सर डॉक्टर या संस्थाएं क्यों तय करने लगती हैं कि महिला के लिए क्या सही है? इसी को ना मेडिकल पैटर्नलिज्म कहा जाता है। अच्छा। हाँ। सरल भाषा में समझें तो ये एक चिकित्सकीय पितृसत्तात्मक रवैया है, जहां सिस्टम ये मान बैठता है कि वो मरीज से बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या सही है। लेकिन कोर्ट का ये फैसला दुनिया भर में चल रही मेडिकल पैटर्नलिज्म बनाम संवैधानिक अधिकारों की बहस में एक बहुत बड़ा कदम है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोर्ट पैटर्नलिज्म के खिलाफ है तो फिर 2023 और 2024 के मामलों में महिलाओं को वापस क्यों भेज दिया गया? ये एक बहुत जायज सवाल है, क्योंकि देखिए 1971 का एमटीपी एक्ट हो या 2021 का संशोधन और 2022 का ऐतिहासिक एक्स बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी फैसला, इन सब ने तो अधिकारों का दायरा बढ़ाया है ना। बिल्कुल बढ़ाया है। तो फिर अक्टूबर 2023 में 26 हफ्ते का गर्भ और फरवरी 2024 में 32 हफ्ते वाली विधवा को इजाजत क्यों नहीं मिली, जबकि उन्होंने भारी मानसिक तनाव की बात कही थी? इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रूण की व्यवहार्यता, जिसे मेडिकल टर्म्स में फीटल वायबिलिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब भ्रूण के गर्भ के बाहर जीवित रहने की क्षमता। एकदम सही। जब भ्रूण की व्यवहार्यता और महिला की पसंद के बीच सीधा टकराव होता है तो हमारा कानून आज भी उलझ जाता है। सच्चाई यह है कि भारत में गर्भपात महिला का कोई पूर्ण अधिकार यानी एनफोर्सेबल राइट नहीं है। सच में? मतलब ये हमारा अपना मौलिक अधिकार नहीं है? तकनीकी रूप से नहीं। हमारा कानून इसे अपराध की श्रेणी में बस एक सशर्त अपवाद या कंडीशनल परमिशन के रूप में देखता है, जहां आपको डॉक्टरों के बोर्ड और परिवार की सहमति पर निर्भर रहना पड़ता है। अरे बाप रे! तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी ने अपने ही शरीर को सशर्त किराए पर लिया हुआ है। शरीर महिला का है, लेकिन सरकार और मेडिकल बोर्ड मकान मालिक की तरह बर्ताव करते हैं, जो कभी भी परमिशन रद्द कर सकते हैं। बहुत सटीक एनालॉजी दी है आपने। और मकान मालिक के परमिशन रद्द करने का सबसे बड़ा आधार वही वायबिलिटी है। जब गर्भ इस अवस्था में पहुंच जाता है कि भ्रूण मां के शरीर के बाहर जीवित रह सके, तो कानून की नजर में महिला की पसंद से ज्यादा भ्रूण को बचाना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या ये वाइबिलिटी सिर्फ एक मेडिकल पैमाना नहीं है? मतलब क्या मेडिकल साइंस का एक नियम किसी इंसान की मानसिक स्थिति को पूरी तरह दरकिनार कर सकता है? यही तो हमारे आज के कानूनी ढांचे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जैसे ही गर्भावस्था एक निश्चित सीमा पार करती है, स्वायत्तता महिला के हाथ से निकलकर राज्य और डॉक्टरों के बोर्ड के हाथ में चली जाती है। मैं समझ रही हूँ। इसीलिए उस संपादकीय में ये बात इतनी मजबूती से उभर कर आती है कि हमें एक अधिकार आधारित या राइट्स बेस्ड कानूनी ढांचे की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, जहां महिला की स्वायत्तता पहली प्राथमिकता हो और जो मेडिकल निगरानी है ना, वो सिर्फ एक सेफ्टी नेट हो, कोई बाधा या दीवार नहीं। एकदम सही कहा आपने। फैसला महिला का होना चाहिए और सिस्टम को बस उस फैसले को सुरक्षित तरीके से लागू करने में मदद करनी चाहिए।
तो आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि देर से होने वाले गर्भपात से जुड़ी नैतिक दुविधाएं कानून से पूरी तरह तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे मेडिकल साइंस और तकनीक का विकास हो रहा है, मतलब भ्रूण के शरीर के बाहर जीवित रहने का समय और भी कम होता जा रहा है। एडवांस इंक्यूबेटर्स और नई टेक्नोलॉजी की वजह से। जी, तो क्या भविष्य में ये तकनीक भ्रूण के अधिकारों और महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता के बीच एक बिल्कुल नई बहस को जन्म देगी? क्या ये भविष्य में प्रजनन अधिकारों की पूरी परिभाषा ही बदल देगी? ये वाकई सोचने वाली बात है।